बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़र्रुख वड़ाइच। आज का जवाब दो पाकिस्तान की उन तमाम खेलों के नाम जिनमें हमने नाम कमाया या जिनमें हम इग्नोर हुए, जिनमें हम आगे नहीं बढ़ सके। आज के जवाब दो में हम इसी पे बात करेंगे और पाकिस्तान के उन चैम्पियन से मिलवाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान के नाम रोशन किए। पाकिस्तान खेलों में कैसे आगे बढ़ सकता है, आज के प्रोग्राम में बताएंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर ही ये आप देखें तो पीछे अर्शद नदीम हाई परफॉर्मेंस एकेडमी ये अनाउंस कब हुआ और अब जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो इसकी क्या सिचुएशन है, मैं डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड यासिर पीरज़ादा साहब से आपसे पूछूंगा। सर, ये एक तो बड़ा अच्छा लग रहा है, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या हुआ करेगा यहाँ पे, और जब हमारे चैम्पियन भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनको यहाँ पे चैम्पियन लाने वाले भी बनाने वाले भी मौजूद हैं, तो इसके बारे में बताइएगा क्या सेंटर। ये जब अर्शद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता था ना ओलंपिक्स में, तब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की थी अर्शद नदीम हाई परफॉर्मेंस एकेडमी बनाई जाएगी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड। उसके 3-4 कंपोनेंट हैं, तो उसमें से जो एक कंपोनेंट था वो हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, अर्शद नदीम हाई परफॉर्मेंस एकेडमी का बायोमैकेनिक्स लैब। ठीक है, तो ये जो बायोमैकेनिक्स लैब है ये इस वक्त तकरीबन अपने तकमील के मराहिल में है। हमने इसकी रिकॉर्ड टाइम में इसकी रेनोवेशन वगैरह और फिनिशिंग वगैरह कर ली है। अब इसमें जो इक्विपमेंट है बायोमैकेनिक्स का वो हमने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर प्लेस हो गया। बड़ा कम्बरसम प्रोसीजर था, वो आपको पता है, सरकार का टेंडर वगैरह का सारा, वो हमने कर लिया और ऑर्डर इन प्लेस है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो तकरीबन अगले 1-आध महीने में वो इक्विपमेंट आ जाएगा और ये जो लैब है ये अप एंड रनिंग हो जाएगी कोई 2-3 माह के अंदर अंदर होपफुली। अच्छा, तो ये एक वाहिद होगी अपनी तर्ज की पाकिस्तान में बायोमैकेनिक लैब। क्या करेगी अगर आप हमारे मैं व्यूअर्स आपको को एक क्रूड सा बता देता हूँ, हाँ। बाकी सलमान भट्ट साहब आपको ज़्यादा बेहतर बता देंगे कि जैसे मिसाल के तौर पे क्रिकेट में आप देखते हैं ना कि फलां बंदे का बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है, आईसीसी ने कहा है कि ये इसके बाजू में यूँ है फलां है, तो ये सारी लैब्स में ये इसकी स्कैनिंग होती है, इसकी एग्जामिनेशन होती है कि इसके बॉलिंग एक्शन में क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक करना है। कैमरे वगैरह इसमें लगे होते हैं और वो सारी सिस्टम मशीनरी इसमें होती है। इसी तरह आप ये देखते हैं कि कोई बॉलर है, अगर उसमें मैं क्रिकेट की मिसालें आपको दे रहा हूँ वैसे, लेकिन जैवलिन के लिए और हर स्पोर्ट के लिए कि भी उसकी स्पीड अगर कम है तो किस एक्शन से किस रफ्तार से भागता हुआ आएगा, तो उसकी उसी एक्शन को बेहतर करके स्पीड कैसे तेज़ हो सकती है। तो ये एक इसकी रूट से, और ये इस तरह इस वक्त की जो इस लेवल की कोई लैब ये पाकिस्तान में वाहिद होगी? नहीं, वाहिद 1-2 हैं और ठीक है, वो मैंने विजिट भी की हैं, लेकिन उनका ये लेवल नहीं होगा जो हम बना रहे हैं। ज़बरदस्त। भट्ट साहब, ये ज़रा अब मैं वही चाह रहा था, हाई परफॉर्मेंस एकेडमी और फिर नीचे हमने देखा कि बायोमैकेनिक्स लैब, ये लैब किस तरह से काम करेगी। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो प्लेयर्स भी देख रहे हों, जो हमारे आने वाली नस्ल, जो कई लोग अर्शद नदीम बनेंगे, तो ये क्या करेगी काम। ये जैसे कि डीजी साहब ने बड़ा अच्छी तरह एलेबरेट किया और तकरीबन तमाम जो इसके फंक्शंस हैं इन जनरल बता दिए। ये डिफरेंट एंगल्स, रेंजेस, स्पीड्स, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, वो तमाम क़ुव्वतें जो एक्ट करती हैं, ख्वाह के वो टेनिस की सर्व हो या कोई थ्रोइंग, जंपिंग, रनिंग, क्रॉलिंग एक्शन हो, उसको ये डायग्नोज करती है, गेज करती है, उसकी अक्कासी करके कोच को और एथलीट के सामने पेश करती है कि ये इसका आपका लाइन है, ये आपका पैथवे है जिसके अंदर आपकी फोर्स अप्लाई हो रही है या आप फोर्स अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो इसकी कितनी ज़रूरत थी भट्ट साहब? अच्छा, तमाम वो कौमें जिन्होंने दे हैव कम टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, ख़ुसूसन यूरोपियन और वेस्टर्न कौमें, उन सब ने ये टेक्नोलॉजी कोई तकरीबन 4 दहाई पहले अडॉप्ट कर ली। अच्छा। उन्होंने क्रिएट कर ली और उसमें ये अपने खिलाड़ियों को एड्स देने लग पाए। इन दी 60s दिस बिकेम sort of popular and it gained momentum in the 70s, 80s और 90s। ये वो दहाइयाँ थी, लेकिन एविडेंटली हमें अब हमने बड़े मशहूर हैं हम प्रेजेंट गवर्नमेंट के, जिन्होंने कि ये हमें एस्टेब्लिश करके दी यहाँ पे, एंड इट विल वर्क वंडर्स फॉर प्लेयर्स एंड एथलीट्स टू कम। हमारे हमसाया मुल्क में भी ये मौजूद है पहले से? जी हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी एक दफ़ा 2004 में, हम एक कॉन्टिजेंट पंजाब का लेके वहाँ गए थे। अच्छा। तो उस वक्त आज से 20 साल पहले पटियाला में ये लैब वहाँ पे मौजूद थी। वी विजिटेड द लैब, डिफरेंट इसके, ये तो एक सेक्शन है ना बायोमैकेनिक्स का, इसमें वो फिजियोलॉजी लैब भी थी और उसके बाद दूसरी एंथ्रोपोमेट्री लैब भी थी, केमिकल लैब भी थी जो एनालाइज करती थी। तो इवेंचुअली वी वुड लाइक के वो पार्ट्स भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर के इसमें ऐड हो। और 20 साल पहले आप ये सोच रहे थे कि भट्ट साहब कुछ हो जाए यहाँ पे? जी चलें, देर आए दुरुस्त आए। उस वक्त के डीजी साहब जो से थे, उस वक्त हमने ये काम, वी रेज्ड आवर वॉइस, हमने अवेयरनेस दी
लेकिन थिंग्स एज दे मूव अराउंड हियर यू नो एट अ स्लोअर प्लेस, बट हम वी आर सो ग्लैड कि इवेंचुअली ये हो गई। ठीक है। अरशद नदीम भाई, क्या हाल चाल है आपके? जी जी, अल्लाह का शुक्र। ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपके नाम पे हाई परफॉर्मेंस एकेडमी, और उसके बाद पता चला यहाँ पे हॉस्टल भी गालिबन एक इनके वो नाम पूरा, वो सिर्फ हॉस्टल नहीं है, वो पूरा खिलाड़ियों के लिए एक वहाँ पे यानी कि डाइनिंग, ट्रेनिंग, जिम, एवरीथिंग वो पार्ट है हाई परफॉर्मेंस एकेडमी। वो सब अरशद नदीम जी, साहब जी, के जी, नाम पे। वही। अच्छा, कैसा लग रहा है जनाब? आज बिल्कुल माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे नाम पे इन्होंने हाई परफॉर्मेंस जो है ना वो एकेडमी बनाई है, सेंटर बनाया गया है। और बड़ी खुशी होती है कि जैसे मैंने पेरिस ओलंपिक्स में माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता, तो यही एक अपना हौसला अफजाई होती है प्लेयर के लिए। और इसके साथ साथ अपना गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा, वज़ीर आज़म साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, और उनके साथ साथ अपना पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, चले मैं डीजी साहब का। डीजी साहब का शुक्रिया। चले, मैं सॉरी काट रहा हूँ इसलिए कि ऐलानात तो जब भी खिलाड़ी आते हैं ना कुछ अचीव करके, ऐलानात होते हैं। ऐलानात सुनते हुए बंदा परेशान भी होता है कि यार पता नहीं अब बाद में होगा या नहीं होगा। तो जब आप ऐलान सुन रहे थे तो आपको अंदाज़ा था कि बाद में ये सब कुछ होगा भी? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं, वो सारा कुछ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने ऐलानात किए थे और सब ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हौसला अफजाई की है। और आपके उधर भी हम चलेंगे जो आपके नाम पे, वहाँ पे जहाँ पे प्लेयर्स रह सकेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग हैं जो आपको देख के मोटिवेट हो रहे हैं। देखिए, यही एक बहुत बड़ी हौसला अफजाई होती है प्लेयर के लिए जो गवर्नमेंट कर रही है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, जैसे डीजी साहब माशाल्लाह करें एथलीट्स के लिए। तो मेरे ख्याल में इसी तरह मेहनत करते रहें, तो जैसे मेरे नाम पे इन्होंने अभी एकेडमी भी बना रहे हैं, और ये हाई परफॉर्मेंस जो है ना ये बायो मैकेनिक का जो है इन्होंने बनाया है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी तरह हर स्पोर्ट्समैन मेहनत करेगा तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह हम ओलंपिक्स में मेडल जीतेंगे, तो इसी तरह इंशाल्लाह सेंटर बनते रहेंगे। तो कुछ बदला बदला लग रहा है यहाँ पे, यानी आप पहले भी आते थे और अब जब आप चैम्पियन बने हैं, जब पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए हैं, और उसके बाद फिर देखें ना आपकी वजह से हम कह लें कि एक ये बन रही है या आपके नाम पे बन रही है, शायद ये काम होना हो लेकिन शायद जल्दी हो रहा हो, कुछ बदला हुआ लग रहा है यहाँ पे? जी जी बिल्कुल, काफ़ी बदला हुआ लग रहा है, क्योंकि मैं 2012 में आया था इस्लामाबाद में जूनियर कैंप में। अच्छा। तो 2012 की और अभी 2025 आ रहा है, तो अभी देखे तो बहुत सारी चेंजिंग आई। और अब लगता है कि स्पोर्ट्स के लिए कोई इस तरह से राह हमवार हो रही है जिस तरह से? इंशाल्लाह इस पे काम कर रहे हैं, चलें। गवर्नमेंट भी कर रही है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, और जब से माशाल्लाह डी साहब आए हैं, यासिर पीरज़ादा साहब माशाल्लाह इन्होंने बड़ा काम किया। और चलें ये इसी तरह काम करते रहें। हम आपको दिखाएंगे कि हमारा पाकिस्तान का सर बुलंद करने वाले, पाकिस्तान का फ़ख्र अरशद नदीम के नाम पे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मज़ीद क्या बनाया और इनके जज्बात क्या हैं। और मैं भट्ट साहब से भी पूछूंगा कि कैसे उन्होंने इस काबिल बनाया अरशद नदीम साहब को कि वो उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि अरशद नदीम हाई परफॉर्मेंस एकेडमी, तो अब हमें एक जगह पर लेके आए हैं डीजी साहब, ये एक बिल्डिंग बन रही है, ये क्या है ये भी इनसे पूछते हैं। जनाब बताइएगा इसके बारे में। जैसे मैंने आपसे उधर अर्ज़ किया ना कि अरशद नदीम हाई परफॉर्मेंस एकेडमी जो कि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस की थी जब इन्होंने मेडल जीता था, उसके 3 कंपोनेंट है ना, उनमें से दूसरा कंपोनेंट ये है, ये प्लेयर्स हॉस्टल होगा। अच्छा। यहाँ पे जो एलीट एथलीट्स होंगे जिनको कि हम सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल वो एलीट जिस तरह मैंने आपको कहा, उनकी यहाँ पे रहाइश का, उनकी डाइट का ख्याल, उनकी पूरी यहाँ पे जिम, उनकी ट्रेनिंग, ये ऑल इन वन होगा। ठीक है। और यहाँ पे उनका यानी बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट, यानी कि हमने उसका ख्याल है। तो इसीलिए हाई परफॉर्मेंस एकेडमी जब हम कहते हैं तो इस किस्म का एक कंपोनेंट होना उसका ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम ऑलरेडी, भट्ट साहब के इल्म में भी है, वो स्पोर्ट्स जो हमारी मेडल विनिंग स्पोर्ट्स है, ख़ास तौर पे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं, उनमें से हमने सिलेक्शन करनी है उन एलीट एथलीट्स की जो फ्यूचर में यानी पोटेंशियल मेडल विनर्स हैं। वो फिर हमने फेडरेशन से डाटा ले भी लिया, वो ले भी लिया, उसका अलग एक PC1 भी जमा करा दिया हुआ हमने। ठीक है। तो वो जब इसमें ट्रेनिंग करेंगे तो वो फिर आपके मेडल विनर्स होंगे। तो ये है उसके पीछे पूरा। ठीक है। ये जो भट्ट साहब, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, कब आए थे ये अरशद नदीम साहब आपकी ज़िंदगी में, कब आए? वैसे तो मैं इसको बहुत देर से जानता हूँ, हाँ। लेकिन ऑफिशियली 21 में 21 में आए। जी 21। तो तब का अरशद नदीम कैसा था? और एक मैं साथ साथ ये भी पूछ रहा हूँ कि अब तो दुनिया ने कामयाबी देखी, लेकिन ये कि जो रुकावटें हैं या हमारा सिस्टम साथ नहीं देता, क्या कमियां हैं? और मेरा ख्याल में आप खुल के बोल सकते हैं डीजी साहब के सामने। नहीं, देखें जो हैं वो तो हमें पॉइंट आउट करनी चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो वील बी प्रॉब्लम्स, यू नो, विल नॉट बी डूइंग अ सर्विस टू दी स्पोर्ट्स कम्युनिटी। बात यह है कि जैसे आपने कहा कि जब एक एथलीट आता है तो एक सिस्टम नहीं है। ठीक है।
हमें क्रिएट करनी पड़ती हैं चीज़ें, मतलब मेक डू करनी पड़ती है। एक अच्छा जिम, एक अच्छा, जैसे ये सेंटर बन रहा है अब, और उन्होंने फरमाया कि यहाँ पे ख़ास तौर पे उनके रिहाइश का एक रखा जाएगा। रिकवरी एज दी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड ट्रेनिंग। अगर आप रिकवर नहीं कर रहे, दूसरे दिन आप फुली रिकवर्ड नहीं है, तो आप यू आर प्रोन टू इंजरी, आपकी परफॉर्मेंस नीचे जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और राइट न्यूट्रिशन, यहाँ पे स्पेशल डाइट, स्पेशल न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। खाना पीना, व्हाट यू पुट इन इज व्हाट यू परफॉर्म, व्हाट द आउटकम इज। तो ये जितना वो डायग्नोस्टिक और जितना ट्रेनिंग, यही इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ वहाँ पे आपने शायद 2 से 3 घंटे अपना टाइम स्पेंड करना है। you'll be spending more than 10 to 12 hours over here. So this has to be very comfortable in a home-like environment, और बहुत अच्छी ग़ज़ाइयत से, मेरा ये नहीं कि रिच ग़ज़ाइयत हो, वो हो जो कि रेलिवेंट हो, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस की, रिकवरी की, और आपके जो आप करना चाह रहे हैं उसको वो एड करें। तो बट साहब, अभी हम ये 2025 में ये ख्वाब देख रहे हैं कि हमारे पास जदीद सहूलियात हों प्लेयर्स के लिए, जैसा आपने कहा कि भाई वो क्या खाते हैं, उनकी हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है, उनकी परफॉर्मेंस के लिए ख़ास तौर पे। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जब आप 21 में आया आपके पास, तो क्या क्या था और आप कैसे मैनेज करते थे? देखें जी, ये एक फास्ट ट्रैक पे काम हुआ है। अच्छा। और बहुत तेज़ हुआ है। अच्छा। आप भी माशाल्लाह इसी मुल्क में रहते हैं, और मैं भी काफ़ी देर से देख रहा हूँ। यू नो द पेस ऑफ दिस वर्क इज़ रियली फास्ट, क्योंकि ये हम आए थे यहाँ पे कुछ 6 माह पहले, बल्कि उससे भी कम, 4 माह पहले आए थे। तो ये स्ट्रक्चर मतलब है यहाँ पे नहीं था, और जितनी तेज़ी से ये हुआ है और जितनी तेज़ी से वो हुआ है, बाकी जो सामान है, जो मशीन है, क्योंकि वो बाहर से प्रोक्योर हो रही है, उसमें एक तो गवर्नमेंट का अपना जो मेरा सिस्टम है वो होगा, और दूसरा इट हैज़ टेक्स टाइम, यू नो। आज बल्कि बट साहब मैं बताऊँ, आज एलसी खुली है उसकी, आज खुली है उसकी एलसी, बड़ी हमने कोशिश करने के बाद, वो बहुत उसके प्रोसीजर हैं, लेकिन इंशाल्लाह विल मेक इट हैपन इन। तो ये मैं पूछ रहा हूँ, पिछले 4-5 साल का जो सफ़र था, उसमें आप ये सारी चीज़ें अरशद नदीम की कैसे मैनेज करते थे? ये जी बस मेक शिफ्ट करके करते थे, ऑन आइलैंड करते थे। आई विल बी वेरी ट्रू, एंड बिल्कुल प्राइवेट सोर्सेज के ज़रिए हमारे कुछ चंद दोस्त थे, और फेडरेशन ने भी हमारी काफ़ी हेल्प की इसमें। तो ये एक मतलब बड़ा पर्सनलाइज एफर्ट था। ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स बोर्ड की फैसिलिटी थी, स्पोर्ट्स बोर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की थी, और अरशद की परफॉर्मेंस की वजह से दिस वाज हाईलाइटेड। एंड लकीली वी हैड अ टीम दैट अंडरस्टूड, दैट क्रिएटेड अ मॉडल, और दैट वेंट इन टू एग्जीक्यूट इट, और इस वक्त वो बिल्डिंग फेज में, होपफुली यू नो दिस विल बी मेड। तो जब आप मुझे वहाँ पे कह रहे थे कि जब मैंने दूसरे ममालिक में देखा, कहीं पे 40 साल पहले और कहीं पे 20 साल पहले ये सब कुछ आ चुका था, तो आप ये सोचते थे, कहीं पे बंदा थोड़ा मायूस भी हो जाता है कि यार पता नहीं पाकिस्तान में ये सब कुछ कब होगा? यार देर आमद दुरुस्त आमद, बस अल्लाह ताला का शुक्र। चले अरशद नदीम, यार कैसा है एक सफ़र वो है जो इतने सालों में हमने भी देखा, और माशाल्लाह फिर अब ये है जहाँ पर आप खड़े हो, और अब आपके नाम पे हाई परफॉर्मेंस एकेडमी, कैसा फील हो रहा है? और पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या सोचते हैं? आज बिल्कुल, जब मैं 2012 में आया था तो तब ये चीज़ें नहीं थी इतनी, और तब तो यहाँ पे जंगल ही होगा। मेरे ख्याल में शायद मैं इस जगह पे आया भी हूँ, अभी मुझे याद नहीं, 2012 की बात है। तो अल्लाह ताला ने जैसे पाकिस्तान को इज़्ज़त दी है, तो अभी देखें कि गवर्नमेंट जो है वो माशाल्लाह काम कर रही है स्पोर्ट्स पे भी, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में जो डीजी साहब हैं, हमारे मिनिस्टर साहब हैं, राना सनालवा साहब, वो माशाल्लाह स्पोर्ट्स पे बड़ा काम कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ये बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो मेहनत की है, मेरे कोच साहब ने मेहनत कराई, उस्मान इकबाल भट्ट साहब ने, आज उनका जो ना वो फल मिल रहा है। और ये मेरे लिए नहीं, ये हमारे जितने भी एथलीट्स हैं पाकिस्तान के, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशी का बात है। देखो ना कि आपने एक थ्रो की है, उस थ्रो के बाद आपकी ज़िंदगी तो बदली है, लेकिन कितनी सैकड़ों लोग हैं जिनकी ज़िंदगी बदल जाएगी जब ये बनेगा, लोग इधर आके रहेंगे, और अब लोग कहना शुरू हो गए कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स है, अरशद नदीम जीत के आया। तो आपके गांव में और आपके इलाके में क्या आज बिल्कुल हमारे गांव में भी माशाल्लाह वो जो ना एक स्टेडियम बना रहे हैं उधर गांव के अंदर, अरशद नदीम के नाम पे जी, मेरे नाम पे माशाल्लाह बना रहे हैं गांव के अंदर ना। अच्छा। वो 2021 में जब मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में मैंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो तब पंजाब गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि इसके गांव में ना जो हम वो स्टेडियम बना के देंगे। तो वो माशाल्लाह जो ना वो जारी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह उस पर भी कोई 4, 5, 6 या 6 माह लग जाएंगे, इंशाल्लाह वो भी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। ठीक है। और आपके ख़ानदान में कोई नए अरशद नदीम तैयार हो रहे हैं? यानी लोग कह रहे हैं हमने ऐसा बनना है, अरशद जैसा करना है। बिल्कुल, गांव में बहुत सारे हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत सारे हमारे यूथ हैं, नौजवान हैं, वो इस फील्ड में माशाल्लाह आ रही है। एथलेटिक्स में ज़्यादातर वो जेवलिन थ्रो की तरफ आ रहे हैं, और मेरा एक छोटा भाई है, उसको माशाल्लाह अपने साथ रखा, उसको तैयार कर रहा हूँ। करें तैयार, यानी हमारे पास हमें फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है,
हमारे पास पीछे लोग हैं। इंशाल्लाह चलें, बहुत Thank you, शुक्रिया thank आपका। you so much. अर्शद नदीम से आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, लेकिन चैम्पियंस ऐसे नहीं बनते। उनको सहूलियात, हौसला अफजाई, पजीराई की ज़रूरत होती है, और थोड़ा सा हौसला उनको कहाँ तक पहुँचा देता है। तो अभी हम जाके मिलेंगे पाकिस्तान की हॉकी टीम के कैप्टन अमाद भट्ट और उनके जो साथी खिलाड़ी, उनसे मिलेंगे। क्या पाकिस्तान के कौमी खेल को क्या मुश्किलात हैं। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्पोर्ट्स में कैसे आगे बढ़ सकता है? पाकिस्तान की हॉकी टीम के कैप्टन, वाइस कैप्टन और हॉकी के प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं, और इस वक्त हम हॉकी स्टेडियम में ही मौजूद हैं। मैं यासिर पीरज़ादा साहब, आजकल वो बात भी चल रही है, मैंने कहा पहले आगाज़ वहीं से कर लूँ कि पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन मेरे साथ मौजूद हैं, तो थोड़ा मुझे बुरा लगता है कि हमारी कौमी खेल है और कहा जाए उन्हें कि इस्लामाबाद इनवाइट करना है और 5600 रुपीज़ दिए जाएं, तो ये क्या मामला है? और वो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं था। वो इनका पॉकेट अलाउंस एक होता है छोटा सा, वो जो ट्रेनिंग कैंप के दौरान होता है। 4 जून को इनका ट्रेनिंग कैंप एंड हुआ। 7 जून को टीम जो है वो मलेशिया चली गई। 23 जून को वापस आई। 24 जून को वो पॉकेट अलाउंस इनको मिल गया। ये सफरी अखराजात वो उसकी मद में नहीं था? नहीं, वो तो अभी इनको देंगे ना। अच्छा। तो ये मैं पूछ लेता हूँ, जो ये बात हमने जो पढ़ी है, ये क्या है, इसकी हकीकत असल क्या है? वैसे थोड़ी सी इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अच्छा। जैसे जी साहब ने बताया, बिल्कुल सही बात उन्होंने बताई है, अभी क्लैरिफाई हुई है यहाँ पे आके। सो मैं समझता हूँ कि जो बात उन्होंने की है वो बिल्कुल ठीक बात की है। अच्छा, बात ठीक ही है। चलें, अच्छा एक बात और है, मैं आपके सामने ही सारी बातें आज करता जाऊँगा। मैं अक्सर ख़बरें देखता हूँ जब अभी ये बाहर खेलने गए हुए थे, और वहाँ पे ख़बर ये आई कि भाई इनका जो डेली अलाउंस है वो तक नहीं इनको मिला, और ये खेल रहे हैं और उसी जज्बे के साथ खेल रहे हैं। तो ये क्या है इसकी? आज मैं ना आपको वंस एंड फॉर ऑल एक बात क्लैरिटी के साथ बता दूँ, ठीक है ना। 2 जो डेली अलाउंस है ना, वो इनका है अप्रूव्ड बाय द पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन। ठीक है। आई थिंक वो तकरीबन $100-130 है पर डे, $150, ठीक है ना। वो वाला डेली अलाउंस है जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इनको देना है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई ताल्लुक नहीं देना। ठीक है। ये कि वो हमने तो नहीं अप्रूव किया हुआ, ना वो हम दे सकते हैं, ना हमारे पास है। हॉकी फेडरेशन ने का अप्रूव्ड रूल्स है, उन्होंने देना है। अब सवाल ये पैदा होगा, आप ये कहेंगे जी हॉकी फेडरेशन को आप कितने पैसे देते हैं? जी, तकरीबन हमने पिछले 1 साल में तो 112 मिलियन दिए। अभी ये जो ताहिर ज़मान साहब आपके साथ खड़े हैं, इन्होंने हमें कहा हॉकी फेडरेशन ने कि ये टिकट्स इनकी कर दें मलेशिया जाने, जब ये जा रहे थे हमने वो भी कर दी। जो हमें कहा गया हमने वो कर दिया, ठीक है। और ये जो बाकी का मामला है, ये अलाउंस तो उन्होंने देना। हॉकी फेडरेशन आपको बताती है, बजट बना के देती है कि हमें ये चाहिए। जी, उन्होंने आपसे कहा अभी कि हमें ये चाहिए? सिर्फ टिकटों का कहा, ठीक है। टिकटें हमने दे दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी वो इनका जो है ना हमें एनओसी लेकर दें, हमने इनकी होटल अकोमोडेशन भी करनी है। अच्छा। और उस लेटर में उन्होंने लिखा कि हमारे पास एम्पल फंड्स हैं, यानी बहुत ज़्यादा फंड्स हैं। पैसे हमारे पास, ठीक है। अब फिर वो दें। वो एक्चुअली आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं थोड़ी सी यहाँ पे करेक्शन करना चाहूँगा। वो फंड्स हमने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को एक लेटर लिखा था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमें इजाज़त नहीं देती डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने के लिए किसी भी प्राइवेट कंपनी को कह लें, जैसे होटल को फंड्स करने थे। तो आप पैसे हैं हमारे पास, हमें आप इतना सी मोहलत ले दें कि जब हम जाएंगे तो बाय हैंड उनको पेमेंट कर देंगे। वो इसलिए लिखा, और जो लेटर इनको लिखा गया उसमें भी शायद वो ड्राफ्ट थोड़ा सा कॉपी हुआ। लेकिन वो जो फंड्स थे, अब उसकी और कनेक्शन, वो जो फंड्स थे वो प्लेयर्स के डेली अलाउंसेस के लिए थे। जब वो नहीं हुई होटल की पेमेंट, तो फिर हमने वो सारे पैसे उधर होटल की पेमेंट की। इसकी वजह से इनके डेली अलाउंसेस अभी बाकी हैं। तो जो डेली अलाउंसेस हैं वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने नहीं पे करने, वो करने तो पीएचएफ नहीं थे, लेकिन हम रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अगर वो होटल अकोमोडेशन के भी पैसे अगर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे कर दे तो हम इनको वक्त पे ही सारे अलाउंसेस दे। अच्छा, मैं थोड़ा समझने कंफ्यूजन थोड़ी सी है। मैं पाकिस्तान करता हूँ। हॉकी फेडरेशन क्या करता है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उसमें? नहीं, वो देखें, हम सारी फेडरेशन को ना जो भी हमें फंड्स मिलते हैं गवर्नमेंट से उनको ग्रांट्स देते हैं। अब ठीक है। 44 फेडरेशन है, 44, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि 44 फेडरेशन को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है ना वो दिए जाएँ। वो तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ बनते हैं। अगर हों तो ज़रूर देने चाहिए, बिल्कुल देने चाहिए। तकरीबन इंडिया का जो बजट है, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपये में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 20 अरब रुपया है। और हमारा क्या? हमारा तकरीबन 1 अरब है। उनका 20 अरब, हमारा 1 जो अरब। इस साल अप्रूव हुई है ना जी, वो 1.1 अरब।
ठीक ठीक तो हो आप कह रहे हैं कि जो हमारे पास पैसे आते हैं हाँ, इसे 1.1 अरब में आपने पेट्रोल भी डलवाना है और 44 फेडरेशंस को भी फैसिलिटेट करना जो है। वो भी करना है। इसके अलावा जो नॉन डेवलपमेंट का बजट है वो बिल्कुल थोड़ा सा वो एक अलग है। ये मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ आपको जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का बजट है। फिर तो मुझे आप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मजलूम लग रहा है मुझे तो। नहीं चलें, इसके बावजूद हमने ना अपने अखराजात कर्टेल करके फेडरेशंस को भी ग्रांट दी है इस साल, अपने खर्चे कट ये जो पेट्रोल और यूटिलिटी बिल्स और TADA सारा हमने कर्टेल करके उसमें से उनको ग्रांट्स भी दिए, कैश अवार्ड्स भी दिए। ठीक है, ठीक हो गया। हॉकी फेडरेशन को भी मैंने बताया ना 112 मिलियन हमने दिए, ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने उसका पूरा हमें हिसाब नहीं दिया। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, वो जिस दिन हमें दे देंगे साहब मजीद भी ग्रांट उनको दे देंगे। ये हमारे बोर्ड का डिसीजन है कि पहले उनका आप हिसाब लें, क्योंकि हम जाहिर है कि वो हमारा भी ऑडिट होता है ना, तो अगर हम पहले जो पैसे डिस्पर्स किए उनका हिसाब आ जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि जब तक ना आए तब तक आप मजीद डिस्पर्समेंट ना कि पहले वाले कहाँ खर्च हुए, इसको इस तरह से देखना है। इसी हद तक उन्होंने दिया है, सारा नहीं दिया है। तो अच्छा, मैं एक चीज़ है पाकिस्तान का, आप इनसे वैसे पूछें, ये इनको इनके ले नहीं बिल्कुल जी साहब सही कह रहे हैं। हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ममनून हैं कि उन्होंने टिकटिंग का किया, हमें एक्सेस बैगेज का इशू था, इन्होंने वो भी सॉर्ट आउट किया। हम ये भी उम्मीद कर रहे थे कि होटलिंग वाला भी सारा सिलसिला जो है वो पाकिस्तान भी ये स्पोर्ट्स करें। बोर्ड ही कर दे, क्योंकि PHF के पास अपने इतने फंड्स नहीं हैं। जो एडमिन के काम है, जैसे DG साहब कह रहे हैं कोई हिसाब किताब देना है, वो तो हम नहीं PHF के पास फंड्स कहाँ से आते हैं? यानी देखिए दो सोर्सेज हैं, एक तो गवर्नमेंट हमें मदद करे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मदद करे, दूसरा कॉर्पोरेट सेक्टर से जो हम स्पॉन्सरशिप लेकर आए। प्रेजेंटली PTCL के अलावा हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। सिर्फ अभी हॉकी के पास सिर्फ PTCL है। जी, हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस परफॉर्मेंस के बाद पहले से जो कॉर्पोरेट सेक्टर है बेहतर तरीके से ये वैसे एक सवाल है कि भाई ये जैसा हमारे क्रिकेट है उसको इतने स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं, वो तो हॉकी को स्पॉन्सरशिप किस तरह से ज़्यादा दिलवाए जा सकते हैं? क्योंकि जब ये मसला अन खड़ा हुआ है जीत के देखे ना, वो तो खैर क्रिकेट भी उतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन बात ये है कि जैसे अभी अरशद नदीम का आप कर रहे थे ना, अब मसला ये है कि ये भी वो क्या कहते हैं एग एंड चिकन वाली बात है। अरशद नदीम जब जीत गया तो उसको करोड़ों रुपया हमने इनाम दिया और सारा कुछ किया, ठीक है। उसे पहले भी कर रहे थे, ऐसे नहीं है कि कोई वन फाइन मॉर्निंग ऐसा हुआ। लेकिन ये भी ये लोग ना जो भी कॉर्पोरेट ये बात ठीक कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट अगर आप स्पॉन्सरशिप की बात करते हैं तो कहते हैं जी आप बताएं कौन जीत के आया। भाई पहले आप किसी को वो करेंगे, पहले लोगों को स्पॉन्सर करें तो फिर वो कोई जीत के भी दिखाएगा। तो आप कह रहे हैं कि अब स्पॉन्सर लाने का एक ही तरीका है कि कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखा दें। हाँ, लेकिन वैसे हम इसके लिए ना एक एंडोमेंट फंड बना रहे हैं। अच्छा, हाँ, वो स्पोर्ट्स के लिए होगा। उस एंडोमेंट फंड में हम पैसे रख देंगे और हम ये भी उसमें एक तजवीज़ है कि ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैश अवार्ड देने की बजाय हम जो कैश अवार्ड अनाउंस हो उसमें से कुछ रकम खिलाड़ी को दी, बाकी उसके नाम की सेव करा दी और उसको मंथली मिली, परफॉर्मेंस से लिंक कर दी। जब आप एक ही दफ़ा आप एक खिलाड़ी को दे दिया आपने 10 करोड़ रुपया, उसके बाद तो वो अभी एक है बच्चा, उसको हमने दिए 50 लाख। अब वो अगला जो टूर्नामेंट हुआ जो बहुत ही लो कैटेगरी का था उसमें वो हार गया, वो और उसको सिर्फ 50 लाख नहीं मिला, उसको और भी लोगों ने कुछ बहुत सारे पैसे दिए। तो वो इस यंग एज में आपको करोड़ों रुपया मिल जाए 22-23 साल की उम्र में, आपने क्या मोटिवेशन आपकी पीछे रह जाएगी। हाँ, वो रहेगी तब जब आप उसको लिंक कर देंगे उसकी परफॉर्मेंस। तो अब आप ये करने जा रहे हैं? हाँ, ये यानी इनकी परफॉर्मेंस के साथ वो उसमें आ जाएंगे फंड। चलें ठीक है, कोई ऐसा गिला शिकवा जो आप हुकूमत से करना चाहते हो? आज DG साहब को मैंने आपके सामने खड़े किया यार देखें ना, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से आपको कोई गिला शिकवा हो? गिला शिकवा तो कोई नहीं है। मैं सर की बात भी आगे बढ़ाऊंगा। जो इन्होंने कहा कि जीत, तो मैं समझता हूँ कि जीत जो है वो फैसिलिटीज़ मांगती है, हार्डवर्क मांगती है, सेक्रीफाइस मांगती है। जब तक फैसिलिटीज़ जो हाई परफॉर्मेंस टीम्स हैं, वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स हैं, हम उनके बराबर जो उनको फैसिलिटीज़ मुहैया हैं उनकी गवर्नमेंट्स करती हैं, उनकी फेडरेशन करती हैं, जब तक हमें वो चीज़ें मुहैया नहीं होंगी हम कभी नहीं जीत सकते। अगर आप सिर्फ यही कहते हैं कि जैसे सर ने बताया कि $130 या जो भी बात की डेली अलाउंसेस की, अगर आप सिर्फ ये चीज़ें दे के जीत मांगते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि ऐसे जीत कभी नहीं मिलेगी। हमें पूरा एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए, पूरी प्रॉपर फैसिलिटीज़ चाहिए कि हमने वर्ल्ड की बेस्ट टीम को कम्पीट करना है। सो उसके लिए काफ़ी टाइम भी चाहिए। मैं इनकी बात किसी हद तक बिल्कुल दुरुस्त है कि इस टीम का यूरोपियन टीम्स को हराना ही अपने आप, जिस तरह फ्रांस को इन्होंने अभी हाँ रिसेंटली फाइनल तक गए, फ्रांस कहाँ और हम कहाँ इन टर्म्स ऑफ मतलब फैसिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग एंड ऑल दैट, ये बात इनकी दुरुस्त है। लेकिन ये एक इससे मैं एग्री नहीं करता कि जब तक ये सारा काम नहीं हो जाएगा, जब तक एक आइडियल एनवायरनमेंट नहीं होगी तब तक हम, ये ऐसा नहीं होता दुनिया में। मतलब क्रिकेट को तो आपने दी ना एक आइडियल एनवायरनमेंट, कितने पैसे सब कुछ है उनके पास। वो क्रिकेट उस तरह से तो नहीं आपकी चली गई
जिस तरह से जानी बुरे चाहिए। बुरे हाल है वैसे। और मैं तो इतना को कमेंट नहीं अब कर सकता, ठीक है। मैं तो आज़ाद हूँ। ज़्यादा इनकी बात से मैं 50% एग्री करता हूँ, बाकी मेरा ख्याल है कि नहीं। चले ठीक है। आप 50% मुझे ज़्यादा जी, जी। जो मैंने आपके ऑफिस में बात की कि फंड्स ना दें, हमारे प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन को मेक श्योर करें। मात बट का भी मतलब यही है कि जो हमें इंटरनेशनल प्रैक्टिस चाहिए, आप होटल बुकिंग करवाएं, टिकटिंग करवा दें, हमारे आने जाने के बंदोबस्त हों। हम कहते ही नहीं हमें फंड्स दें। यार साहब ये एक बात और, हाँ जी। मैं जब ये फाइनल में गए, मैं इनसे पहले भी एक प्रोग्राम कर चुका हूँ, ये तीनों दोस्त थे उस प्रोग्राम में, तो मैंने जाके सर्च किया पाकिस्तान हॉकी टीम या जो प्लेइंग है वो, मुझे तो हॉकी टीम के प्लेयर्स का ही नहीं कोई मज़ा। अभी आप क्रिकेट का कोई खिलाड़ी का सर्च करें, उसके सारे रिकॉर्ड्स मौजूद होंगे सब कुछ, तो इनके तो मैं सारी टीम्स के प्लेयर्स के नाम ही गूगल पे कहीं नहीं ढूंढ सका माजरत के इसमें साथ। ना वो फिर अगेन ये फेडरेशन की वेबसाइट पे होना चाहिए। अच्छा। क्रिकेट टीम, हॉकी टीम के जो प्लेयर्स हैं, हमने वैसे तमाम फेडरेशंस को ये कहा है कि आप हमें अपने प्लेयर्स की रैंकिंग दें, और रैंकिंग अब हमने लगानी शुरू की है। बहुत सारी फेडरेशंस की आ गई, बहुत सारों की नहीं आई अभी तक। अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो रैंकिंग्स वहाँ पे ठीक है। कुछ फेडरेशंस की तो आप कह रहे हैं लेकिन बुनियादी वैसे- काम वैसे फेडरेशन का है ये? लेकिन हम भी लगा देंगे। हम भी लगा। चलें, अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, मैं इनसे बात करना चाहूँगा ताकि खुल के बात कर सकें, कोई गिला शिकवा करना चाहिए। पहले भी खुल के ही कर रहे हैं। मैंने कौन सी इनकी कन्वर्टी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के कौमी खेल को क्या मुश्किलात हैं, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे। वेलकम बैक उमाद भट्ट साहब। सर आप करीब आ जाएं। जी जी। ये अभी भी आपकी कारकर्दगी तो अच्छी रही, फाइनल तक पहुँचे, फाइनल तक पहुँचना ही बड़ा काम है। जब भी आप बात कह रहे थे कि ऐसा इन्वायरमेंट नहीं यहाँ पर मैसर, जब हम जिनसे खेल रहे होते हैं तो वो कहते हैं ना जदीद असले से लेस, असले से मुराद अब ये है वो ट्रेनिंग, वो चीज़ें यहाँ पे बुनियादी क्या है, अगर आप कुछ पॉइंट्स में बता सकें कि क्या मिसिंग है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं, जैसा मेरी टीम ने परफॉर्म किया, जो सरगर्मियाँ बिल्कुल चल रही थी, जाने से पहले ही जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग करके गए थे अंडर कोचिंग ऑफ ताहिर ज़मान ओलंपियन, मैं समझता हूँ कि पूरा यकीन था कि हम ज़रूर फाइनल जीत के आएंगे। अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत सके क्योंकि उनकी ट्रेनिंग, उनकी फैसिलिटी हमसे काफ़ी ज़्यादा थी। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, जो फैसिलिटीज़ प्लेयर्स को चाहिए, वो बिल्कुल हमारे पास मौजूद नहीं थी, जो कि टॉप रैंकिंग की टीम के पास मौजूद होती हैं। जैसे आपने खुद बात की कि हथियारों से लेस जो टीम्स हैं, उनको अगर कम्पीट करना, अब फ्रांस देख लें, लोग रैंकिंग की बात करते हैं, मैं कभी रैंकिंग की बात नहीं करता। रैंकिंग मैटर नहीं करती, वही टीम जीतेगी जो उस दिन परफॉर्म करेगी और अच्छा खेलेगी। हमने फ्रांस को हराया, जापान के साथ हमने बड़ा अच्छा मैच खेला, मलेशिया थी उसके साथ हमने सारी टीमों को ना पहले लीड ली है। मैं समझता हूँ कि हमारा फाइनल जो हारने का मेन जो वजह थी, हमारे पास रिकवरी टाइम बहुत कम है। हमारे पास कोचिंग स्टाफ की बड़ी मेहनत थी, प्रोटीन्स हमने बड़ी मुश्किल से इंग्लैंड से मंगवाए, मलेशिया जाके खुद कोच ढूंढते रहे। ये इनकी जॉब नहीं, इनकी ड्यूटी नहीं है। एक सिस्टम होना चाहिए प्रॉपर कि जिन लोगों को इन चीज़ों का पता है कि वो प्लेयर्स वो अवेलेबल करें, ये सब अवेलेबल करें ठीक। सब चीज़ें, वो कोच। ताहिर साहब ये तो बड़ी, मैं आप खुद भी माशाल्लाह आपने ये सब देखा, ये कब बदलेगा ये सिस्टम? क्या वो कह रहे थे कि भाई प्रोटीन के लिए आप ढूंढ रहे थे चीज़ें, हम कर रहे थे, और जब दूसरी तरफ हम देखते हैं ये हमारा कौमी खेल है हॉकी, सब खेलों को पैसे मिलने चाहिए, सब खिलाड़ियों को शोहरत मिलनी चाहिए, इज्जत मिलनी चाहिए, लेकिन मैं दूसरी तरफ देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि क्रिकेट वाले जो हैं, एक इंजरी हो जाए तो उनके पास टॉप के डॉक्टर्स मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, और मेरा नहीं ख्याल कभी उनको कोई ज़रूरत पड़ी होगी कि प्रोटीन चाहिए होगा तो आप कोच जाके ढूंढ रहे होंगे। तो ये क्या वाक़या हुआ है? देखिए, कुछ प्रेजेंट जो सर्कमस्टांसेस थे उस वक्त हमारे पास, उसमें हालात ऐसे थे, जब अमाद या हनान या वहीद सहूलतों की बात करते हैं ना, तो ये भी एक रिफ्लेक्ट करती है चीज़ कि हमारे पास प्रोफेशनल फिजियोज होने चाहिए, हमारे पास एनर्जी ड्रिंक्स होने चाहिए, ये हमारी जो चीज़ें हैं पहले से अरेंज होनी चाहिए सब की सब। फिर जाके और मेंटल आप सेटिस्फाइड होते हैं, मेंटली ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अब हमने इन सारे नामसाइद हालात के बावजूद भी देखें फाइनल खेला है, और जैसे इंशाल्लाह अब हम प्रो लीग के लिए भी चले जाएंगे खेलने के लिए। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इंडिकेटर्स शो कर रहे हैं, हम लोगों को इंगेज कर रहे हैं। पाकिस्तान पब्लिक देखें, हमारा हॉकी टीम का पेज जो है फेसबुक के ऊपर या इंस्टा के ऊपर, इस टूर्नामेंट से पहले उसके 1.3 मिलियन फॉलोअर्स थे। ठीक है, अब इस 10 दिन के अंदर अंदर जब हमने फाइनल खेला है, वो 3.4 मिलियन के ऊपर चला है। हम सब आंखें खोल के जनाब देख रहे थे आप लोगों की तरफ। लोगों को हमने इंगेज किया अपने कौमी खेल की तरफ, जैसे और ज़्यादा पहले इतनी हम सहूलतों की बात कर रहे हैं, वहाँ हॉस्टल भी देखा हमने नया बन रहा है,
ये नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से फ़ारूक भाई मैं कहूँगा कि यहाँ पे हमें भी एक छोटा सा हॉस्टल बनवा दें, एक बहुत अच्छा जिम बनवा दें, एक स्विमिंग पूल बन जाए, हमारा सेंटर यहाँ पे बन जाए, फिर आप 3-4 साल में देखें फिर इस किस्म के प्रोग्राम नहीं हम कर रहे हैं। हम बात कर रहे होंगे गोल्ड मेडल जीते हैं, शाबाश, इस किस्म की बात आप कह रहे हैं कि ये हमें ये चाहिए, ये फैसिलिटीज चाहिए ताकि ये इनके ज़हन में प्लेयर जब जा रहा है मैदान में और वो इस ऐसी टीम का मुकाबला कर रहा है जिसके पास सब कुछ है, तो एक शायद थोड़ी सी एहसास है जो उसके अंदर है कहीं पे, एहसास नहीं है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। एक चीज़ ये है कि इनकी वेलफेयर पे काम करें, दे शुड फील मेंटली प्रोटेक्टेड एंड केयर्ड प्रॉपरली। और उसके बाद ये जो सेंटर की हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे 24/7 प्लेयर्स को ला के हम ट्रेन कर सकें, ज़रूरी नहीं है टूर्नामेंट आ गया रिक्वेस्ट भेजी या कैंप लगाएं फिर कैंप टूर्नामेंट खेलने चले जाए, नहीं, टूर्नामेंट से पहले भी ऑफ सीज़न में हमें तैयारियां करनी चाहिए, स्किल स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, यूथ प्रोग्राम्स रन करने चाहिए, नेशनल टीम का बैकअप कैसे बनाना है, जूनियर टीम को यूथ प्लेयर्स का बैकअप कैसे बनाना है। अगर ये सारे प्रोग्राम 3-4 साल चलें तो पाकिस्तान की हॉकी दोबारा वहाँ पर होगी, हम गोल्ड मेडल्स की बात कर रहे होंगे दोबारा से इंशाल्लाह। करते हैं जब आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, इससे और ज़्यादा फैसिलिटेशन। और मैं तो आपको आखिरी मर तो आप शायद नहीं थे इनके साथ जब प्रोग्राम कर रहा था, तो जहाँ पे हम बैठे हुए थे, कहाँ पे बैठे थे, मच्छर बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, पता नहीं आप लोग वहाँ पे रहते कैसे हैं। रास्ते में मच्छरों की बात हो रही थी, पता नहीं आप वहाँ पे रहते कैसे थे जहाँ पे मैंने प्रोग्राम किया बैठ के। नहीं अब चीज़ें काफ़ी अब बेहतर हो गई, अब मच्छर तो नहीं है वहाँ पे। चलो मैं राना भाई से भी कुछ पूछूँ, बोला नहीं है, क्या कहेंगे ये सहूलियात वाली तो चलो हमने बात कर ली, काफ़ी डिटेल में की है, क्या जज्बा था अभी जब आप गए हैं और अब लोगों ने, जब मैं लास्ट टाइम भी आपका इंटरव्यू कर रहा था, कुछ सिचुएशन चेंज हुई है? तकरीबन 1 साल तो हो गया इस बात को। आई थिंक जब हम मेडल लेकर आते हैं तब तो 10 एक दिन के लिए 15 दिन के लिए हाइप क्रिएट होती है और मुबारकबादें मिलती हैं बहुत ज़्यादा। और पिछली दफ़ा तो आर्मी चीफ ने बुलाया, मरीम नवाज साहब ने बुलाया, PM ने बुलाया, बड़ा अच्छा लगा, कुछ वादे भी किए लेकिन वो पूरे हुए? आपकी मुस्कान बता रही है कि इसकी बात काट रहा हूँ। उस वक्त ब्रॉन्ज मेडल के ऊपर और सिल्वर मेडल पे बुलाया था एशिया लेवल के टूर्नामेंट पे। अब FIH के टूर्नामेंट में देखें उस हौसला अफजाई का फ़र्क कितना बड़ा है कि अब पहले से प्रोग्रेस कर रही है टीम। अच्छा, हमें काफ़ी लोगों को देखा, बड़े लोगों को, मिनिस्टर्स को भी, और मुबारकबाद मिली, लेकिन खुश्क मुबारकबाद दी गई है। ठीक है, कि अगर बच्चों की वेलफेयर के लिए थोड़ा सा अगर उनको आप कह रहे हैं अमली इक़दाम हो जाते तो हमें और अच्छा लगता, क्योंकि इनमें से कई ऐसे लड़के हैं जिन्होंने यूरोप की जो है टॉप लीग्स छोड़ी। मैं खुद ऑस्ट्रेलिया की लीग छोड़ के मैंने अपना कैंप ज्वाइन किया था। अच्छा, अगर यानी आप यहाँ पे टीम में ना होते, वाइस कैप्टन हैं आप, अगर आप ना होते और आप लीग खेल रहे होते तो क्या आपको फ़वाइद और समरात होते उसके? मुझे बेपनाह मतलब मेरा थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा ताकि लोगों को पता चले, कोई कंपैरिजन ड्रॉ कर सकें। मेरा ख्याल पाकिस्तान तकरीबन 25 से 30 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था मेरा, और जो मैंने एक कॉल पे अपनी फेडरेशन की जब कॉल आई मुझे तो मैं नहीं किया, और मैं अपने मुल्क की इस झंडे की खातिर सारे हम इकट्ठे हुए और हमने काफ़ी लड़के यूरोपियन लीग छोड़ कर आए अपने मैचेस, क्योंकि बाद में जब आप यूरोप में लीग खेलते हैं उनके साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आप मैचेस बीच में छोड़ कर आते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम कहते हैं यार पैसे काट लेते हैं और कहते हैं हम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, बीच में छोड़ के चले जाते हैं। तो आपने फेडरेशन की कॉल पे सब कुछ छोड़ के आ गए आप? जी, इस झंडे की खातिर जी। और किसी डॉलर किसी पाउंड की आपने परवाह नहीं की? किसी की परवाह नहीं की। इस मुल्क से मोहब्बत है और हम तवक्को करते हैं कि ये हुकूमत, ये आर्मी चीफ हमें जिस तरह लास्ट टाइम हमें हमारी मदद की, हमसे वादे किए, वो इंशाल्लाह अब अमली जमात की तरफ आए। मैं आपसे अनान से बात करने के बाद पूछूंगा कि अगर स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा हम भी स्टेप लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप, अगर कोई फौरी तौर पे, क्योंकि अब पीछे हम लोगों को ये भी दिखा दें कि हम खड़े कहाँ पे हैं। हम नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम में हम खड़े हैं और हिनान शाहिद साहब, अब आप बताएं जनाब, आपने इन सब की बातें भी सुनी, सीनियर्स की, सब की, आप बताएं आपके क्या जज्बात और ख्यालात हैं? जी, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि देखें ये मेरा ख्याल में कोई 9 से 10 साल के बाद किसी FIH के जो मेगा इवेंट है उसके अंदर पाकिस्तान ने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया और अपने से एक बहुत अच्छी, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और एक हाई रैंक टीम जैसे कि फ्रांस है उसको हमने हराया इन सेमीफाइनल्स, जो कि बहुत से लोगों को उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की। लेकिन आप लोगों को उम्मीद थी जब हम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे अंडर द कोचिंग ऑफ सर ताहिर ज़मान ओलंपियन, और जब हम ये ट्रेनिंग कैंप्स में हमने एक दिन में 3 ट्रेनिंग सेशंस भी किए हैं और जितना हमने अच्छा प्रिपेयर अपने आप को कर सकते थे, जिन फैसिलिटीज़ को हम यूटिलाइज़ कर सकते थे वो हमने की, और हम फुली कॉन्फिडेंट थे कि
हम ये टूर्नामेंट जो से वो जीतने जा रहे हैं, हम सिर्फ ये पार्टिसिपेशन के लिए नहीं जा रहे हैं, सिर्फ पोडियम के लिए फिनिश करने जा रहे हैं। वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हम पोडियम में तो इंशाल्लाह ताला टूर्नामेंट ख़त्म ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारा मेन एम था वो जीतने का। अनफॉर्चुनेटली फ़ाइनल ज़रा हमारे हक़ में नहीं आ। उसकी एक वजह जो मैं समझता हूँ ये है कि हमारे पास इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपोजर नहीं है। और दूसरी बात इसके अंदर मैं ऐड करूँगा कि 7 दिनों के अंदर 5 इंटरनेशनल हॉकी मैच खेलना ये एक बहुत ज़्यादा टफ़ चैलेंज है, जिसकी प्रैक्टिस के लिए हम ये मैं आपकी मदद लूँगा, ये मुकम्मल कर लें बात में। ये जो है उस वेदर के अंदर एक इतनी ज़्यादा जिसमें ह्यूमिडिटी है मलेशिया में, उस वेदर के अंदर 7 दिन के अंदर आप कहेंगे 5 इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं उस हाई परफॉर्मेंस हॉकी के अंदर, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक एलिमेंट रखती हैं कि उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको उस तरह की टूर्स करवाए जाएँ या उस तरह के वेदर के अंदर आप एडजस्ट होएं और उस तरह की ट्रेनिंग सेशन से गुजरे हों, तो फिर आप जाके परफॉर्म कर सकते हैं। साहब ये क्या ये कहा कि इंटरनेशनल मैचेस का एक्सपोजर नहीं था? जी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था उधर ऑफिस में बैठे हुए कि हमने प्लान किया था कि 25 से 30 इंटरनेशनल मैचेस हम यूरोप में जाकर खेलें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से पहले, लेकिन ताकि वो हर मैच की सिचुएशन जिसको हमने टूर्नामेंट में फेस करना है वो हमें उन प्रैक्टिस मैचेस में फील करने का मौका मिले। जो कम्प्लेक्स और प्रेशर सिचुएशंस होती हैं वहाँ पे इनकी डिसीजन मेकिंग को हम टेस्ट कर सकें, ठीक है, फिर उन ग्रे एरियाज़ को फर्दर काम कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे पहले भी हम फरूख भाई बात कर रहे हैं कि फंड्स की ना कमी की वजह से हम वो, क्योंकि इंटरनेशनली तो फिर बहुत अच्छे फंड चाहिए हमें ये सब करने के लिए। एक टूर के लिए कम से कम हमें कोई 5-6 करोड़ रुपए चाहिए थे, लेकिन उस वक्त हमारे पास फंड्स नहीं थे। तो उनके बगैर जाकर भी फाइनल तक चले जाना, मैं समझता हूँ ये इन बच्चों का क्रेडिट है, ये इनकी मेहनत है जो रिफ्लेक्ट करती है कि हमारे पास बहुत टैलेंट है। इस टैलेंट को बेहतर तरीके से पॉलिश और रिफाइन करने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तान के लिए सारे लॉरल जीत सकते हैं। इंशाल्लाह बात फिर वहीं आ जाती है कि जो फैसिलिटेशंस हैं ठीक है वो हाई परफॉर्मेंस लेवल की होंगी। ये तो वैसे तो हम अपील भी कर रहे हैं, मेरा शायद दूसरा प्रोग्राम है, हम करंट अफेयर्स पे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हम खेलों को यानी हम जब कहते हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा तो हमें भी जो देनी चाहिए अपने रवैये पे कि क्या पाकिस्तान हॉकी को वो लाइमलाइट मिलती है, क्या पाकिस्तान हॉकी के जो प्लेयर्स मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं क्या इनको वो लाइमलाइट मिलती है, क्या वो इज़्ज़त और उस तरह से वो सहूलियात जिसको जो इनको चाहिए जिसके ये हकदार हैं क्या वो मिलती हैं। मैं भट्ट साहब आपसे बात करके इसको इस सेगमेंट को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा बाहर की तरफ आएँ। भट्ट साहब अब बताएं कि क्या आगे क्या सोच रहे हैं, प्लान क्या है, और आपकी जो टीम है इसके ज़्यादा गिले शिकवे क्या होते हैं? गिले शिकवे तो इतने कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि प्लेयर्स की वेलफेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। एक स्टेप हम सिर्फ गोल्ड मेडल से दूर थे, इस बार मैं आपसे और पूरी कौम से वादा करता हूँ अच्छा इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आने वाले टूर्नामेंट हैं अगर उनमें हमें पूरा फैसिलिटेट किया जाए तो यही वो टीम है आगे जाके पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल। और अब आप उम्मीद भी कर रहे हैं, हम भी इस प्रोग्राम के ज़रिए उम्मीद कर रहे हैं कि इसके बाद जो आपके ये ख़ास तौर पे गिले शिकवे शायद ज़्यादा हार्ड वर्ड हो जाएगा, मैं कहूँगा कि जो चीज़ें आपको चाहिए इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाएं और एक पैम्पर करने की ज़रूरत है बच्चों को, एक थपकी। ये कितना बड़ा ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये कितना बड़ा स्टेप था ये, आप इन्होंने बताया 9-10 साल बाद हम इस लेवल 10 का साल बाद इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के किसी इवेंट में फाइनल में गए हैं और इससे हमारी रैंकिंग के ऊपर असर पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि प्रो लीग में जब हम चले जाएंगे तो उसमें दुनिया की टॉप 90 में खेलती हैं। तो बहुत अरसे के बाद यानी कि शायद मुझे लगता है 10 साल के भी ज़्यादा लंबे गैप से हमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, बेल्जियम, अर्जेंटीना, इंडिया सारी जो टॉप टीमें हैं ना उनसे दोबारा से खेलने का मौका मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मौका है जो पाकिस्तान के हॉकी का रिवाइवल शुरू करेगा, जो पाकिस्तान हॉकी को दोबारा उस मुकाम पर लाने में मदद देगा जो सारे पाकिस्तानी देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज हम हॉकी पे बात कर रहे थे, अपने कौमी खेल पे बात कर रहे थे, और ये टीम अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है जितना इनके पास है। इंशाल्लाह ये इससे ज़्यादा परफॉर्म कर सकती है, लेकिन इन्हें आप सबकी हौसला अफजाई, गवर्नमेंट की हौसला अफजाई और अमली इक़दामात की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लिए खेलने वाले वो चैम्पियन जो हमारा नाम रोशन करते हैं उनसे आपको मिलवाते रहेंगे।